बहू को चुपके से अपने ससुर से प्यार हो गया। इसके पीछे की हैरान कर देने वाली सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। प्रिया की शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। एक ऐसी उम्र जब लोग शादी की मीठी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, लेकिन वह अलग थी। उसने धधकते प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए शादी की थी, ताकि उसके माता पिता अपने रिश्तेदारों के सामने थोड़ा गर्व महसूस कर सकें। उसका पति रोहन एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, उससे 5 साल बड़ा था और अक्सर काम के सिलसिले में दूर रहता था। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 3 मंजिला घर, जहां वह बहू बनकर आई थी। बाहर से तो आलीशान था, लेकिन अंदर से इतना ठंडा और वीरान था जैसे वहां बरसों से किसी औरत की हंसी न गूंजी हो। सास का देहांत जल्दी हो गया था। प्रिया उनसे कभी नहीं मिली थी और ससुर श्री आनंद शर्मा 50 के दशक में सफेद काले बालों वाले, अनुशासित और कम बोलने वाले व्यक्ति थे। इतने शांत कि उसे समझ नहीं आता था कि उन्हें पिताजी कहे या बस एक ही घर में रहने वाले अजनबी की तरह नमस्ते करे। बहू बनकर आने के पहले ही दिन प्रिया इतनी घबराई हुई थी कि उसने रसोई की अलमारी में रखा एक पुराना कटोरा तोड़ दिया। वह घबराकर माफ़ी मांगने के लिए झुकी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप झाड़ू उठाई और सफाई करने लगे। कोई डांट नहीं, कोई घूरना नहीं, एक भी भारी शब्द नहीं। लेकिन यही खामोशी उसे डरा रही थी। शादी के ठीक 2 हफ्ते बाद उसका पति रोहन एक प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए जापान चला गया। जाते समय उसने बस इतना कहा, घर पर अपना ख्याल रखना। पापा थोड़े सख्त हैं, लेकिन बिना वजह किसी से नफरत नहीं करते। और इस तरह एक युवा लड़की जिसने अभी अभी पत्नी के रूप में जीवन में कदम रखा था, को उस घर में एकमात्र बचे हुए आदमी के साथ अकेले रहना पड़ा। शुरुआत में प्रिया ने खुद को तसल्ली दी कि शायद वह आदी हो जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा वह वहाँ रही, उसे उतना ही महसूस हुआ कि उस घर में बहुत ज़्यादा खालीपन है। धूल भरी पुरानी तस्वीरें, दोपहर का खाना जहाँ 2 लोग आमने सामने बैठते थे और कोई भी 3 वाक्यों से ज़्यादा नहीं बोलता था, और ख़ासकर श्री शर्मा की आंखें जो हमेशा शांत और रहस्यमयी रहती थीं, जैसे कि वे कुछ बहुत गहरा छिपा रहे हों जिसे वह कभी छू नहीं सकती थी। प्रिया को अपने ससुर से प्यार नहीं था, ऐसा इरादा कभी नहीं था, लेकिन लगातार अकेलापन, लंबी खामोशी और छोटे छोटे इशारे जो हानि रहित लगते थे, धीरे धीरे उसके दिल में एक अस्पष्ट भावना जगाने लगे, जो वर्जित भी थी और अनियंत्रित भी। और एक दिन उसने महसूस किया कि उसका दिल अब फ़ोन पर अपने पति की आवाज़ सुनकर तेज़ी से नहीं धड़कता, बल्कि तब सिकुड़ जाता है जब श्री शर्मा ठंडी रात में खांसते थे। प्रिया ने उस घर में कदम एक बारिश के दिन रखा था। मेरठ में मौसम की पहली बारिश तेज़ नहीं थी, लेकिन लगातार हो रही थी। वह शादी की कार से उतरी। उसकी सफ़ेद पोशाक का निचला हिस्सा थोड़ा भीग गया था और उसके हाथ में अभी भी गेंदे का गुलदस्ता था जो मुरझाया नहीं था। उसका स्वागत करने वाला उसका पति नहीं, बल्कि उसके ससुर श्री शर्मा थे। उनके हाथ में एक काला छाता था और उनकी आंखें शांत थीं। अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी, बस 3 शब्द। लेकिन पहली मुलाकात के बाद से यह पहला वाक्य था जो उन्होंने उससे कहा था। पुराना 3 मंजिला घर जिसमें एक छोटा सा आंगन था जहां सुपारी के पेड़ लगे थे। छूने की दीवारें पीली पड़ गई थीं और हर घंटे पेंडुलम वाली घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आती थी। घर में सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन एक औरत की मौजूदगी की कमी थी। बहू के रूप में पहला भोजन प्रिया सब्जियां काटते हुए घबरा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह पहली बार ससुराल की रसोई में काम कर रही थी। श्री शर्मा ने कुछ नहीं कहा,
बस चुपचाप उसके पीछे खड़े रहे। कभी कभी गर्म पानी डालते या आंच धीमी कर देते। कोई डांट नहीं, कोई निर्देश नहीं, लेकिन उनका हर छोटा काम उसे अपनी अनाड़ीपन का एहसास कराता था। खाना खाते समय उसका पति रोहन जापान के ओसाका में अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई। श्री शर्मा ने बस उसके लिए नरम पनीर का एक टुकड़ा उठाया और उसकी कटोरी में रख दिया। फिर धीरे से सिर हिलाया। न कोई सवाल पूछा और न ही कोई शिकायत की। लेकिन क्यों प्रिया का दिल खाली खाली सा लग रहा था। उस रात बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। वह दूसरी मंजिल के कमरे में लेटी हुई खपरैल की छत पर गिरती पानी की बूंदों की आवाज़ सुन रही थी। पति ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त था। उसके कमरे की बत्ती आधी रात तक जलती रही। प्रिया ने कंबल खींचा और आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने नीचे की मंजिल पर श्री शर्मा की आवाज़ सुनी। उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पिछला दरवाज़ा खोला और फिर उनकी हल्की खांसी की आवाज़ आई। न जाने क्यों उस खांसी ने उसे बेचैन कर दिया और वह सो नहीं पाई। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ वैसा ही दोहराता रहा। पति सुबह जल्दी काम पर चला जाता। प्रिया रसोई में मदद करती। श्री शर्मा बरामदे के सामने ऑर्किड के गमलों की देखभाल करते। तीनों नाश्ता करने के बाद पति मीटिंग के लिए निकल जाता और प्रिया अपने ससुर के साथ घर पर रहती। वह आदमी हमेशा एक परछाई की तरह चुपचाप रहता था। कुछ हफ्ते ऐसे ही जीने के बाद उसे एक बात महसूस होने लगी। खामोशी उतनी डरावनी नहीं थी जितना भुला दी जाने का एहसास। ऐसा लगता था कि पति अब उस पर ध्यान नहीं देता। वह दिन भर काम करता, घर आकर फ़ोन या लैपटॉप से चिपक जाता और रात में बगल में लेटने पर भी नई शादी की रातों की तरह बाहों में नहीं भरता था। और श्री शर्मा हालांकि ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन हर सुबह उसके लिए उसकी पसंद की एक कप चाय ज़रूर रखते थे। हर बार जब वह बर्तन धोती तो वह भारी पतीला धोने में मदद करते। जब वह फर्श साफ करती तो वह उसे ज़मीन के नीचे लगे बिजली के सॉकेट से बचने की याद दिलाते। ये कोई स्पष्ट देखभाल नहीं थी, लेकिन इससे उसे महसूस होता था कि वह उस घर में पूरी तरह से अदृश्य नहीं है। प्रिया को रात में उनके कमरे की ओर देखने की आदत हो गई थी। दरवाजे की दरार से आती पीली रोशनी उनकी आंखों की तरह चुपचाप, गर्म और अजीब तरह से रहस्यमयी लगती थी। उस दिन तेज धूप थी। वह सुबह से रसोई में खड़ी अपनी माँ की पुरानी रेसिपी से आलू गोभी बना रही थी। गैस स्टोव से निकलती गर्मी उसके चेहरे पर लग रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह बस एक पूरा गर्म भोजन बनाना चाहती थी ताकि उस खालीपन को भर सके जो पति की अनुपस्थिति में हर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सब्जी को एक बर्तन में निकाला, प्रिया को चक्कर आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कान सुन्न हो गए और इससे पहले कि वह किचन काउंटर पकड़ पाती, वह ठंडे टाइल वाले फर्श पर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो उसने खुद को दूसरी मंजिल के अपने परिचित बिस्तर पर पाया। एक पतला कंबल उसकी छाती पर था और उसके हाथ में एक गर्म तौलिया था। श्री शर्मा बिस्तर के किनारे बैठे थे। उनका चेहरा चिंतित था और उनके हाथ में अभी भी अदरक के पानी का एक कप था। उठ गई, थोड़ा पानी पी लो, ताकत आएगी, प्रिया हकलाते हुए बोली। मैं यहाँ कैसे? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर तापमान जांचने के लिए रखा। उस खुरदुरे हाथ की गर्मी से उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। तुम बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ मैं बाजार से वापस आ गया और देखा कि रसोई का दरवाज़ा बंद नहीं है। अंदर आया तो तुम ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। मैं बहुत डर गया था। उनकी आवाज़ में खनक थी, लेकिन उसमें एक हल्का सा कंपन भी था। पहली बार उसने श्री शर्मा को अपने सामान्य शांत स्वभाव के बिना देखा। उनकी आंखों में अब वह दूरी नहीं थी,
बल्कि एक सच्चे पिता की चिंता थी जो अपनी बहू के लिए अपनी सगी बेटी की तरह परेशान था। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी आंखों से लुढ़कते आंसू को छिपाने के लिए अपना हाथ आंखों पर रख लिया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। श्री शर्मा अब बहुत ज्यादा दूरी नहीं रखते थे। उन्होंने उसे रसोई में ज्यादा देर तक खड़े न रहने की सलाह दी, उसे समय पर पानी पीने की याद दिलाई और यहाँ तक कि रसोई के सामने एक छोटा तुलसी का पौधा भी लगाया, क्योंकि उसे अक्सर चक्कर आते थे। ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। उसका पति अभी भी हर रात वीडियो कॉल करता था, लेकिन अक्सर कुछ ही मिनटों के बाद काम का बहाना बना देता था। प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराती, मशीनी ढंग से सिर हिलाती और फिर फोन काट देती और बालकनी में अकेली बैठ जाती। दूर के खेतों से आती झींगुरों की आवाज सुनती। उसे एक अजीब आदत हो गई थी। वह सुबह बाजार से श्री शर्मा के लौटने का इंतजार करती, ये देखने के लिए कि आज वे क्या लाए हैं। अदरक, सरसों का साग या मीठे संतरे का एक थैला। ये सभी चीजें अब उसे अपने पति के बेपरवाह आई लव यू संदेशों से ज्यादा गर्मजोशी भरी लगती थीं। और फिर एक बार बर्तन धोते समय उसने एक कांच का गिलास गिरा दिया। टुकड़े चारों ओर बिखर गए और एक नुकीला टुकड़ा उसके हाथ में लग गया। खून बहने लगा। वह घबरा गई। वह पीछे से आए कुछ नहीं कहा। उसका हाथ पकड़ा, घाव को गर्म नमक के पानी से धोया और फिर सावधानी से पट्टी बांधी। बेटी का हाथ है, निशान मत पड़ने देना, जिंदगी बहुत लंबी है। वह वाक्य हवा की तरह हल्का था, लेकिन उसने उसे बहुत देर तक चुप खड़ा कर दिया। प्रिया ने उस समय उनकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने बहुत गहराई से देखा तो वह उसमें खुद को देख लेगी। उस रात अचानक तूफान आ गया। तेज हवा पुराने लकड़ी के दरवाजों से टकरा रही थी जो ठीक से बंद नहीं थे। गड़गड़ाहट की आवाज से दरवाजे एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे एक भयानक खटखट की आवाज आ रही थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी लेकिन सो नहीं पा रही थी। पति ने हमेशा की तरह एक छोटा संदेश भेजा, तुम सो जाओ, मैं मीटिंग में हूं, और फिर चुप हो गया। जैसे ही उसने फोन बंद किया, घर की बिजली चली गई। घना अंधेरा छा गया। छत का पंखा रुक गया और हल्की रात की बत्ती भी बुझ गई। प्रिया झटके से बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बचपन से ही बिजली और गरज से डरती थी और आज उसे इस अंधेरी रात में अकेले रहना पड़ रहा था। बात करने वाला कोई नहीं था। वह टटोलते हुए नीचे उतरी। फिसलने से बचने के लिए सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ ली। जब वह सीढ़ियों के बीच में पहुंची तो उसने नीचे दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। श्री शर्मा थे, हाथ में टॉर्च लिए। एक पुरानी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने वह बाहर निकलते हुए धीरे से खांस रहे थे। सो नहीं पाई। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज एक बच्चे की तरह धीमी थी। मुझे बिजली से डर लगता है। वहां से नहीं, बस पास आए और उसे टॉर्च दी। ऊपर कमरे में जाकर मोमबत्ती जला लो, खिड़की के पास मत बैठना, हवा तेज है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके पैर उनके कहने के अनुसार कमरे की ओर नहीं बढ़े। इसके बजाय वह तकिया पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी अंधेरे की आदी नहीं थीं, लेकिन वह अपने बगल में बैठे श्री शर्मा की स्थिर और शांत सांस को महसूस कर सकती थी, जैसे तूफानी रात में एक पुराना पेड़। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। पहली बार कोई कहानी सुनाते हुए उनकी आवाज़ एक समान थी। रोहन की माँ को भी बिजली से बहुत डर लगता था। हर बार जब तूफान आता तो वह रसोई में बैठकर एक मोमबत्ती जलाती और रोहन को परियों की कहानियाँ सुनाती। एक बार तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बिजली सिर्फ बुरे लोगों पर गिरती है, इसलिए तुम आराम से मेरे पास बैठो। वह एक पल के लिए रुके। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। माँ,
जरूर बहुत भावुक इंसान रही होंगी। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखें अभी भी दीवार की ओर थीं। वह परिवार के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए जीती थी, लेकिन वह सबसे दुखी इंसान भी थी जिसे कोई पहचान नहीं पाया। दोनों चुप हो गए। टिन की छत पर बारिश की बूंदें एक उदास पियानो की तरह बज रही थीं। उसे नहीं पता था कि उन्होंने उस रात यह कहानी क्यों सुनाई। शायद बारिश की वजह से, या शायद उसने उन्हें किसी बहुत परिचित चीज की याद दिला दी थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, अगर उस दिन माँ जिंदा होती तो क्या आप अलग तरह से जीते? उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। फिर उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ थी। हाँ, मैं उनसे और ज्यादा प्यार करता और उन्हें उस अकेलेपन को महसूस नहीं करने देता जो अब तुम महसूस कर रही हो। वह वाक्य एक छोटी सुई की तरह उसकी छाती में चुभ गया। उस पल में प्रिया को नहीं पता था कि उसे रोना चाहिए, हंसना चाहिए या भाग जाना चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह बस बारिश की आवाज के बीच उस आदमी के बगल में चुपचाप बैठी रही जिसे उसे सिर्फ ससुर जी कहना चाहिए था। अगली सुबह आसमान साफ था। हल्की धूप घर के सामने बोगनविलिया के पौधों से होकर चमक रही थी और फर्श पर चमकीले धब्बे बना रही थी। एक तूफानी रात के बाद माहौल अचानक शांत हो गया था, लेकिन प्रिया का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वह हर दिन से पहले उठी, चुपचाप रसोई में उनके लिए अंडे का आमलेट बनाने गई। लेकिन जैसे ही उसने तेल खोजने के लिए अलमारी खोली, उसने एक ऊंची शेल्फ पर रखा एक छोटा लकड़ी का बक्सा देखा। किसी चीज ने उसे कुर्सी खींचकर उस तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। बक्सा पुराना था, उसमें एक छोटा ताला था, लेकिन वह बंद नहीं था। उसने उसे खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें, हाथ से लिखे खत और एक भूरे रंग की चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी जिसके कोने घिस गए थे। यह एक डायरी थी। वह किसी की निजता में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें उन तिरछी नरम लिखावट पर खिंची चली जा रही थीं। 8 मई, इछेन जोबे जोशबा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की छोटी चांदी की बालियां खरीदी। तुम मुस्कुराए और मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिलने से भी ज्यादा खुशी हुई। जिस दिन तुम गुजर गई मैं रोया नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि रोहन डर जाएगा। लेकिन उस रात मैं सुबह तक खिड़की के पास बैठा रहा, सोया नहीं। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसने कल्पना की कि वह शांत आदमी कभी इतना कोमल प्यार करता था। एक नेक पत्नी, एक पूरा परिवार और एक घाव जो कभी नहीं भरा। प्रिया ने धीरे से डायरी बंद कर दी और नहीं पढ़ा, लेकिन उसका दिमाग जैसे एक दूसरी दुनिया में चला गया था। उस आदमी के अतीत का एक हिस्सा जिसे किसी ने कभी नहीं छुआ था। उस दिन के बाद वह अब उन्हें पहले की तरह शर्मिंदगी भरी नजरों से नहीं देखती थी। वह उन्हें एक इंसान के रूप में देखती थी, एक ससुर से ज्यादा। एक सप्ताहांत की दोपहर, दीवार पर लगी तस्वीरों की धूल साफ करते समय वह एक पुरानी शादी की तस्वीर देखकर चौंक गई। तस्वीर में महिला का चेहरा उससे बहुत मिलता जुलता था। हर विवरण में नहीं, बल्कि उसकी उदास कोमल आंखें और उसके मुस्कुराने का तरीका, जिसमें होंठ बस हल्के से मुड़ते थे, इतना मिलता जुलता था कि उसे ठंड लग गई। ठीक उसी समय श्री शर्मा अंदर आए। जब उन्होंने उसे तस्वीर देखते हुए देखा तो वे रुक गए। उसका नाम मीरा था। 2001 में गुजर गई। रोहन तब 5वीं कक्षा में था। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी आगे कुछ नहीं कहा। बस उनकी नजर हवा की तरह शांत और खाई की तरह गहरी थी। उस रात खाने के दौरान उन्होंने अचानक कहा, प्रिया, तुम्हें सब कुछ करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी से जियो, इतना ही काफी है। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल विरोधाभासों से भरा था। दिन ब दिन उसे और ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था
कि उन दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी, शब्दों से नहीं बल्कि आंखों से। जिस तरह से वह हर सुबह उसके लिए चाय डालते थे, जिस तरह से उन्होंने एक बार हवा के कारण बिखरे उसके बालों को धीरे से सहलाया था, और उसके दिल की धड़कन से जो दो शब्दों के बीच अपना रास्ता खो रही थी, पिताजी और कुछ ऐसा जिसे कहना बहुत मुश्किल था। उस दिन शनिवार था, मौसम शांत था। रेशम जैसी पतली धूप घर के सामने ईंट के आंगन पर पड़ रही थी। श्री शर्मा हर दिन से पहले उठे, चुपचाप चाय बनाई और फिर अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो मेरे साथ बाजार चलोगी? प्रिया हैरान और थोड़ी घबराई हुई थी। यह पहली बार था जब उन्होंने उसे घर से बाहर चलने के लिए कहा था। न जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से सिर हिलाया, कपड़े बदले, अपने बालों को गौन गांग बांधा और नीचे आ गई। मेरठ का सदर बाजार। सुबह सुबह भीड़ थी, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। हर कोने से फेरी वालों की आवाज़ें आ रही थीं। वह विकर की टोकरी पकड़े उनके पीछे कुछ कदम चल रही थी। उन्होंने एक साधारण सफ़ेद शर्ट पहनी थी और उनकी चाल हमेशा की तरह धीमी और स्थिर थी। एक परिचित सब्जे की दुकान पर मालकिन ने श्री शर्मा को पहचान लिया और मुस्कुराई। अरे वाह शर्मा जी, आज बहू को बाजार लाए हैं, बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगती है। प्रिया चौंक गई। वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई और टोकरी का हैंडल कसकर पकड़ लिया, और उन्होंने बस धीरे से मुस्कुराया, न इनकार किया और न ही पुष्टि की। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इसके बाद मछली की दुकान, मांस की दुकान और फलों की दुकान। हर जगह लोग पूछते, आपकी बेटी है क्या? रोहन की पत्नी है, इतनी कम उम्र में कितनी समझदार है। बाप बेटी साथ में बाजार करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। प्रिया को महसूस होने लगा कि सारी निगाहें उसी पर हैं। ये तारीफें सुनने में तो अच्छी लगती थीं, लेकिन उसके दिल में चुभ रही थीं। क्या बाहर के लोग भी उसे और उन्हें देख रहे थे? सिर्फ ससुर बहू के रूप में नहीं। वह चुपचाप सिर झुकाकर तेजी से चलने लगी, लेकिन श्री शर्मा ने उसे धीरे से बुलाया। धीरे चलो, भीड़ में धक्का लग सकता है। उनकी आवाज़ अभी भी शांत थी, लेकिन इतनी नज़दीकी लग रही थी। प्रिया ने सिर उठाया और देखा कि वह उसके लिए पानी की बोतल लिए खड़े हैं। वह आंखें, वह नज़र अब एक बूढ़े पिता की तरह नहीं लग रही थी। घर वापस आते समय दोनों अभी भी चुप थे, लेकिन उनके बीच की दूरी अब 1.5 मीटर नहीं थी। जब वे आंगन में पहुंचे तो वह रसोई में गई, ताज़े खरीदे कमल के फूल लगाने के लिए। लेकिन जब वह मुड़ी तो वह आंगन के बीच में खड़े उसे देख रहे थे। कुछ नहीं कहा, बस एक खामोश नज़र, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों बातें छिपी थीं। उस रात जब पति ने फ़ोन पर कुछ सतही सवाल पूछे तो वो अनजाने में श्री शर्मा की ओर मुड़ गई, जो लिविंग रूम में सोफे पर अखबार पढ़ रहे थे। उसके पति ने 3 मिनट से भी कम समय में फ़ोन काट दिया, जबकि उन्होंने चुपचाप उठकर गर्म चाय का कप उसकी मेज़ पर रख दिया। कमल के फूल सुंदर हैं, लेकिन फूलदान में पानी रोज़ बदलना याद रखना। फूल मुरझा जाएं तो बहुत उदास लगते हैं। उसने यह सुना और उसकी नाक में जलन होने लगी, क्योंकि वह खुद भी एक ठंडे विवाह में मुरझा रही थी, और केवल वे ही थे। वह आदमी जो इतना दूर लगता था, जिसने उसे महसूस कराया था कि उस पर ध्यान दिया जाता है, कि उसे देखा जाता है। उस दोपहर रात की बारिश के बाद मेरठ का आसमान अचानक साफ हो गया। सूरज की किरणें लाल खपरेल की छतों पर चमक रही थीं, पत्तियों के बीच से छनकर, और बरामदे में शहद जैसी पीली रोशनी बिखेर रही थी। प्रिया जल्दी उठी। उसने आज खुद मछली करी बनाने का फैसला किया। वह व्यंजन जो उसकी माँ बचपन में हर बार जब मौसम ठंडा होता था बनाती थी, लेकिन बहुत समय से उसे वह स्वाद फिर से चखने का मौका नहीं मिला था।
वह इसे फिर से बनाने की कोशिश करना चाहती थी, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा श्री शर्मा के लिए भी था। वह चुपचाप रसोई में गई, अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और अपने बालों को पीछे कसकर बांध लिया। उसके हाथ मछली के शल्क साफ करते हुए अनाड़ी लग रहे थे। उसे आदत नहीं थी, इसलिए शल्क उसके एप्रन और चेहरे पर उड़ रहे थे। ठीक उसी समय आंगन से परिचित कदमों की आवाज आई। श्री शर्मा रसोई के दरवाजे पर खड़े थे, एक साधारण सफेद शर्ट पहने, हाथ में सब्जियों की टोकरी लिए। उनकी नजर उस पर रुक गई। मछली को इतनी देर रखोगी तो बदबू आने लगेगी। अदरक है, मैं काट देता हूं। इससे पहले कि वह जवाब देती, वो आगे बढ़े, अपने हाथ अच्छी तरह धोए और फिर धीरे से चाकू लेकर अदरक काटने लगे। अदरक के पतले टुकड़े नियमित रूप से कटिंग बोर्ड पर गिर रहे थे। इस समय प्रिया चुपचाप खड़ी उन्हें देख रही थी और अचानक उसका दिल धीरे से कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपने ससुर श्री शर्मा के साथ दो पुराने परिचितों की तरह खाना बनाएगी। यह एहसास जबरदस्ती का नहीं था, शर्मिंदगी का नहीं था, बल्कि एक अजीब तरह से गर्मजोशी भरा था। जब मछली पकाने की बारी आई तो वह मिट्टी का बर्तन लेने के लिए झुकी और ठीक उसी समय उन्होंने भी मछली सॉस की बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों के हाथ एक दूसरे को छू गए, बस एक पल का स्पर्श, लेकिन उसका दिल रुक गया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसका चेहरा लाल हो गया और वह चम्मच खोजने का नाटक करने लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रसोई में कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से मौजूद था। उतना ही स्पष्ट और तीव्र जितना कि उबलती मछली की कड़ाही में मछली सॉस का गहरा स्वाद। उस दोपहर मछली करी आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट बनी थी। उन्होंने धीरे धीरे खाया, उसके लिए मछली के टुकड़े उठाए और फिर धीरे से कहा, पहली बार में ऐसा बनाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। प्रिया मुस्कुराई, उसका दिल भारी हो गया। उसने उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसमें उस पुरानी महिला की छवि होगी और उसे यह भी डर था कि उसमें वर्तमान में उसकी अपनी छवि भी होगी। उस शाम मौसम ठंडा हो गया। वह कपड़े तह कर रही थी जब वह बाहर से अंदर आए। उनके हाथ में एक छोटी क्रीम की डिब्बी थी। इस मौसम में त्वचा फट जाती है, तुम्हारे हाथ सूखे हैं, ये लगा लो। प्रिया हैरान थी। उसने क्रीम की डिब्बी लेते हुए धीरे से पूछा, आप इतना ध्यान रखते हैं? वह फीकी सी हंसी हंसे और धीरे धीरे जवाब दिया, क्योंकि पहले मैं समय पर ध्यान नहीं दे पाया था, इसलिए अब जो कुछ भी बेहतर किया जा सकता है मैं उसे खोना नहीं चाहता। प्रिया ने सुना और ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसकी छाती को निचोड़ दिया हो। उनकी हर बात आडंबरपूर्ण नहीं थी, लेकिन वह दिल को छू जाती थी। उस रात उसके पति ने बस एक पंक्ति का संदेश भेजा, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं, सप्ताहांत पर नहीं आ पाऊंगा। उसने ये नहीं पूछा कि उसने क्या खाया, क्या वह जल्दी सोई या क्या वह ठीक है। प्रिया ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। वह लिविंग रूम की ओर मुड़ी जहां श्री शर्मा अभी भी अखबार पढ़ रहे थे। दीपक की रोशनी उनके शांत और विचारशील चेहरे पर पड़ रही थी। उस रात वह सो नहीं पाई। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। उसके दिमाग में वही छवियां दोहरा रही थीं। रसोई में हाथ का स्पर्श, क्रीम की डिब्बी देते समय उनकी आंखें, मछली करी की तारीफ करते समय उनकी आवाज और यह एहसास कि वह एक विशाल भूमि में प्रवेश कर रही थी, जहां नैतिकता और भावनाओं के बीच की सीमा धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। रविवार की सुबह घर शांत था। रोहन के फोन की आवाज नहीं थी, टीवी की आवाज नहीं थी और कोई आता जाता नहीं था। बस धूप
और खपरैल की छत पर चिड़ियों की चहचहाहट थी। प्रिया हर दिन से देर से उठी, वह थकी हुई थी। ज्यादा काम करने की वजह से नहीं, बल्कि उसका दिल उलझे हुए धागे की तरह था। उसने कपड़े बदले, रसोई में गई और अटारी पर लकड़ी की अलमारियों को साफ करने का फैसला किया। वह जगह जिसे श्री शर्मा हमेशा एक यादगार जगह कहते थे और किसी को छूने नहीं देते थे, लेकिन आज वह किसी रिश्तेदार के यहाँ भोज में गए थे। बहू बनने के 3 महीनों में पहली बार वह उस विशाल 3 मंजिला घर में अकेली थी। उत्सुकतावश वह छोटी अटारी पर चढ़ गई। कमरा धूल से ढका था। लकड़ी के दरवाजे की दरार से रोशनी आ रही थी और कोने में एक पुरानी कपड़े की अलमारी थी। उसने उसे खींचा। अंदर एक फूलों वाला कागज का बक्सा था जो पीला पड़ गया था, और 2000 के अखबार में लिपटी कुछ पुरानी चीजें थीं। एक कपड़े की थैली से एक हाथीदांत रंग का रूमाल गिर गया। रूमाल के किनारे पर छोटे गुलदाउदी के फूल कढ़े हुए थे और हाथ से एक पंक्ति लिखी हुई थी, उस आदमी के लिए जो हमेशा रूमाल भूल जाता है, लेकिन मुझे कभी नहीं भूलता। लिखावट तिरछी, नरम और स्त्री जैसी थी। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने कुछ और पैकेट खोले। एक सफ़ेद साड़ी मिली जो स्त्री की हुई थी, एक छोटी नोटबुक जिसमें छोटी कविताएं लिखी थीं। ये सभी चीज़ें श्री शर्मा की पत्नी रोहन की माँ श्रीमती मीरा की थीं। अचानक उसका गला भर आया। एक गर्म और दर्दनाक एहसास उसके दिल में समा गया। उसे लगा जैसे वह एक अनुयायी है जो एक मृत महिला के अतीत को छू रही है, एक ऐसी महिला जिसे उन्होंने भी कभी ऐसे ही प्यार किया था। वह अटारी के फर्श पर बैठ गई। उसके हाथ में अभी भी पुराना रुमाल था। हर शब्द, हर तह कपड़े की, हर शिकन जैसे समय की सांस से कहानी कह रही थी। फिर न जाने क्यों उसके आंसू बहने लगे। ईर्ष्या के कारण नहीं, आत्मदया के कारण नहीं, बल्कि उसे दया आ रही थी उस महिला के लिए जो पहले चली गई थी, और अपने लिए। वह महिला जो एक ऐसे खालीपन में कदम रख रही थी जिसमें किसी को भी दोबारा नहीं आना चाहिए था। उस दोपहर श्री शर्मा वापस आए। प्रिया अभी भी बरामदे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में अभी भी वह हाथीदांत रंग का रूमाल था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वह पास आए, रूमाल देखकर एक पल के लिए रुक गए। फिर वह उसके बगल में चुपचाप बैठ गए। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने धीरे से कहा, वह अक्सर रूमाल काटती थी। हर बार जब वह गुस्सा होती तो वह बैठकर काटती और मैं रूमाल पकड़कर माफ़ी मांगता। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज़ खुरदरी थी। क्या आप अभी भी उनसे नाराज़ हैं? उन्होंने सिर हिलाया। कभी नहीं, सिर्फ खुद से नाराज़ हूँ, क्योंकि जब समय था तब मैंने पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं की। माहौल शांत हो गया। हवा सुपारी के पेड़ों से होकर गुजरी और शाम की धूप बरामदे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी गहरी आंखों में सुनहरा रंग भर गया था। प्रिया ने उन्हें बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से रूमाल को बगल की लकड़ी की मेज पर रख दिया। उसने कहा, थमाने की माल के लाग तक साथ बगल की लकड़ी की मेज पर रख दिया। अगर मैं उस जगह पर कदम रखूं जहां वह कभी खड़ी थीं, तो क्या आप डरेंगे? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस उसे बहुत देर तक देखते रहे। बहुत देर तक। उस रात जब घर के पीछे के खेतों से ठंडी हवा आई तो वह अपने कमरे में गई और पर्दा खींच लिया, लेकिन उसका दिल बंद नहीं हो सका, क्योंकि उस हाथ से लिखी कढ़ाई की पंक्ति को पढ़ने के बाद वह जान गई थी कि उस आदमी का दिल कभी बहुत गहरा था, और एक दिल जो दर्द जानता था, वह एक ऐसा दिल था जिसे वह अब सामान्य नहीं मान सकती थी। अगली दोपहर मेरठ का मौसम अचानक बदल गया। भूरे बादल खिंच आए जैसे किसी ने साफ आसमान पर कंबल डाल दिया हो। उस समय
प्रिया घर के पीछे लौकी की बेल को पानी दे रही थी जब अचानक बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज जैसे कोई ऊपर से नाराज हो। वह चौंक गई और अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर गीली मिट्टी पर फिसल गया। वह आगे की ओर गिर पड़ी और बस लौकी की बेल को पकड़ पाई। पानी का पाइप छूट गया और पानी उसके कपड़ों पर बिखर गया। जब प्रिया अभी भी संघर्ष कर रही थी तो उसके सिर के ऊपर एक काला छाता दिखाई दिया। फिर श्री शर्मा की आवाज आई, अभी भी गहरी और गर्म, वहीं खड़ी रहो, मिट्टी बहुत फिसलन भरी है। उसने सिर उठाया। उन्होंने एक पतला ऊनी स्वेटर पहना था, हाथ में छाता था और उनकी आंखों में डांट और चिंता दोनों थीं। बिना उसके कुछ कहने का इंतजार किए वह आंगन में उतरे और उसकी कलाई को धीरे लेकिन मजबूती से पकड़ लिया। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी लापरवाह। यह एक प्यार भरी डांट जैसा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी भर गई। बारिश अभी भी भारी पड़ रही थी। छाते से टकराकर पानी की छोटी बूंदें उसके गालों पर गिर रही थीं। उन्होंने उसे बरामदे तक पहुंचाया। दोनों पुरानी खपरेल की छत के नीचे खड़े हो गए। टिन की छत पर बारिश की तेज आवाज सुन रहे थे। बारिश ने सब कुछ शांत कर दिया था, सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ भी और उसके अंदर की बेचैनी भी। न जाने क्यों उस पल में उसे अब खुद को बहू जैसा महसूस नहीं हो रहा था और न ही वह उन्हें ससुर जैसा महसूस कर रही थी। बस दो इंसान थे, एक आदमी जो नुकसान से गुजरा था और एक युवा महिला जो अकेलेपन में जी रही थी और बारिश जैसे सभी सीमाओं को मिटा रही थी। उन्होंने अपना बाहरी जैकेट उतारा और धीरे से उसके कंधों पर डाल दिया। वह उनकी ओर मुड़ी और उनकी आंखों में एक हलचल देखी, एक ऐसी नज़र जो अब छिप नहीं रही थी और न ही छिपाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें ठंड लगी, राहिए? उन्होंने पूछा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से कांप रहा था। दोनों चुप रहे। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उतनी शोरगुल वाली नहीं थी। हर बूंद जैसे उनके बीच की खामोशी में गिर रही थी। वह खामोशी जो धीरे धीरे एक ऐसी भावना से भर रही थी जिसे कोई नाम देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रिया ने पहले बात शुरू की, बहुत धीरे से, अगर एक दिन मैं इस घर से चली जाऊं तो क्या आप मुझे याद करेंगे? वह मुड़े, उनकी आंखें उदास थीं। कुछ लोग जब दिल में अपनी छाप छोड़ जाते हैं तो उनके जाने के बाद भी उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। उनके शब्दों ने उसका गला भर दिया। वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें नम थीं और उसे नहीं पता था कि ये बारिश की वजह से है या क्योंकि उसका दिल अभी अभी एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया था। उस रात वह खिड़की के पास अपने बाल सुखा रही थी। ठंडी हवा उसके कपड़ों में घुस रही थी। उसकी आंखें उस छाते पर थीं जिसे उन्होंने दरवाजे के बाहर लटका दिया था, जिससे अभी भी बारिश की बूंदें टपक रही थीं। एक बहुत ही सामान्य वस्तु जो अब एक असामान्य याद बन गई थी। उसके फोन पर एक संदेश आया। यह पति का था। कल मैं कुछ दस्तावेज लेने आऊंगा, तैयार रखना, एक भी शब्द याद करने का नहीं, ये पूछने का नहीं कि क्या वह ठीक है। एक संदेश जैसे किसी नौकरानी को भेजा गया हो। प्रिया ने बिना जवाब दिए फोन नीचे रख दिया। फिर वह श्री शर्मा की छाया की ओर मुड़ी जो बारिश के बाद पौधों को पानी दे रहे थे। वह शांत और चुपचाप थे, लेकिन बरामदे की रोशनी उनकी पीठ पर एक कोमल चमक डाल रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा प्यार है जो सही भी हो और गलत भी? जैसा कि उसके दिल में धीरे धीरे बढ़ रहा था। शुक्रवार की रात मौसम अचानक ठंडा हो गया। गंगा नदी से हवा बहने लगी और गली के बाहर पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। घर में प्रिया रात का खाना तैयार कर रही थी। वह सब्जियां काट रही थी। उसके दिल में अभी भी पिछले दिन की बारिश की यादें थीं।
हर बार जब वह दरवाजे के कोने में लटका छाता देखती तो उसका दिल सिकुड़ जाता। श्री शर्मा आज थोड़े थके हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके सिर में दर्द है, इसलिए वह जल्दी अपने कमरे में चले गए और खाना नहीं खाया। प्रिया ने दलिया का एक कटोरा उनके कमरे के दरवाजे के सामने रखा, धीरे से 3 बार खटखटाया और फिर चुपचाप रसोई में लौट आई। उसे नहीं पता था कि सिर्फ 10 मिनट बाद कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। एक परिचित ग्रे रंग की कार गेट के ठीक सामने रुकी। दरवाज़ा खुला और रोहन उतरा। उसकी शर्ट सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। बिना बताए, बिना संदेश के, बिना फोन कॉल के उसने गेट खोला, अपना सूटकेस उठाया और अंदर आया। उसकी आवाज़ थकी हुई थी। गेट क्यों नहीं बंद किया? इतनी ठंड में खुला छोड़ रखा है। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए। लगभग 3 हफ्तों के बाद अपने पति से मिलना, लेकिन उसके दिल में अब इंतजार का कोई एहसास नहीं था। उसे बस बेचैनी महसूस हो रही थी, इतनी बेचैनी कि उसका दम घुट रहा था। उस रात का खाना ठंडा था। रोहन ने कुछ निवाले खाए और फिर बेपरवाही से कहा, पापा खाने पर क्यों नहीं आए? प्रिया हिचकिचाई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने दलिया बनाकर दरवाजे के सामने रख दिया है। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फीकी सी हंसी हंसा। वह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। प्रिया ने मेज साफ की। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि इस शांत से दिखने वाले घर में कुछ टूट रहा है। उस रात रोहन उसके साथ नहीं सोया। उसने कहा कि उसे दस्तावेज़ तैयार करने हैं और फिर तीसरी मंजिल पर अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। कभी कभी कीबोर्ड की आवाज़ नीचे आती, जैसे प्रिया के दिल पर हर धड़कन के साथ चोट कर रही हो। वह अकेली लेटी रही। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। कब से पति पत्नी का कमरा इतना अजनबी हो गया था। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठी। वह चुपके से कपड़े धोने के लिए पिछले आंगन में गई। धुंध छाई हुई थी और खपरेल की छत पर अभी भी रात की बारिश की बूंदें थीं। जब वह कपड़े निचोड़ रही थी तो श्री शर्मा की आवाज़ उसके पीछे से आई, तुम इतनी जल्दी उठ गई? प्रिया मुड़ी और धीरे से मुस्कुराई। लेकिन ठीक उसी समय रोहन दूसरी मंजिल की बालकनी पर आया। वह वहां हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने नीचे आंगन में खड़े 2 लोगों को देखा, एक लंबी और तीखी नज़र। उस पल में जैसे किसी ने हवा को निचोड़ दिया हो। उस सुबह कई हफ्तों के बाद पहली बार तीनों ने एक साथ नाश्ता किया। दलिया गर्म था, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। रोहन कटोरे को घूर रहा था। कभी कभी अपने पिता की ओर देखता और फिर अपनी पत्नी की ओर। खाने के अंत में उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और अचानक पूछा, पापा और मेरी पत्नी के बीच कुछ चल रहा है क्या? हवा जम गई। प्रिया स्तब्ध रह गई। बर्तन धोते हुए उसके हाथ भी रुक गए। श्री शर्मा ने ऊपर नहीं देखा, बस धीरे से कहा, सोच समझ कर बोलो। रोहन फीकी सी हंसी हंसा, मैं तो सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोग शायद नहीं। अचानक मैं बिना बताए घर आया और देखा कि पापा मेरी पत्नी के साथ खाना बना रहे हैं और सुबह सुबह पिछले आंगन में खड़े हैं, कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी है। प्रिया मुड़ी, उसकी आंखें लाल हो गईं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ और वह आपके पिता हैं। आप हम दोनों का अपमान कर रहे हैं। रोहन ने और कुछ नहीं कहा। वह उठा, अपना कोट पहना और बाहर चला गया। गेट जोर से बंद हुआ। उस दोपहर श्री शर्मा बरामदे में चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें दूर बांस के झुरमुट की ओर देख रही थीं। प्रिया उनके बगल में बैठी और धीरे से पूछा,
क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? उन्होंने उसकी ओर नहीं देखा, बस धीरे से एक गहरी सांस ली। इस दुनिया में सब कुछ सही या गलत नहीं होता, कुछ चीज़ें बस नहीं होनी चाहिए। वह वाक्य उसके दिल में चुभ गया। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल जानता था कि अब से सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। जिस दिन से रोहन लौटा था, मेरठ शहर के बीचों बीच स्थित 3 मंजिला घर अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। प्रिया की हंसी नहीं थी और न ही 3 लोगों के गर्मजोशी भरे भोजन थे। बस एक तनावपूर्ण माहौल था। प्रिया ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन रोहन की नज़रें जब भी उसे देखतीं तो वे ठंडी और संदेह से भरी होती थीं, जिससे वह थक जाती थी। कभी कभी वह श्री शर्मा की आंखों में अपने बेटे को देखते हुए एक बहुत ही उदास भाव देखती, जैसे एक असहाय पिता जो अपने बेटे को सिर्फ एक गलत फहमी के कारण कुछ महत्वपूर्ण खोते हुए देख रहा हो। फिर एक मंगलवार की शाम रोहन असामान्य रूप से जल्दी घर आया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। हाथ में एक यूएसबी थी और उसकी आंखें लाल थीं। वह लिविंग आर्क रूम में आया, यूएसबी को मेज पर फेंका और उसकी आवाज़ भारी थी। इसका क्या मतलब है? प्रिया स्तब्ध रह गई। श्री शर्मा सोफे से उठे और धीरे से पूछा, ये क्या है रोहन? रोहन ने जवाब नहीं दिया। वह अलमारी के पास गया, लैपटॉप निकाला, यूएसबी लगाई और पिछले आंगन के कैमरे से एक वीडियो चलाया। यह फुटेज सुरक्षा उपकरण से चुपचाप निकाला गया था, जिसके बारे में प्रिया को नहीं पता था कि रोहन ने घर के पीछे एक और कैमरा लगाया था। जब से उसे शक हुआ था, स्क्रीन पर एक दृश्य दिखाई दिया। श्री शर्मा मूसलाधार बारिश में प्रिया के लिए छाता पकड़े हुए थे। वह दृश्य जब उन्होंने अपना जैकेट उसे पहनाया और उसके गालों पर लगी बारिश की बूंदों को पोंछा, एक खामोश पल जो बहुत ही कोमल था। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से कहा, यह संयोग है या जानबूझकर? तुम दोनों मुझसे कब तक छिपाओगे? प्रिया का गला भर आया। वह बोलना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करे। इस समय हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता था। श्री शर्मा उठे, रोहन की ओर बढ़े और उनकी आवाज़ गहरी हो गई। तुम सब कुछ एक वीडियो के माध्यम से देख रहे हो जिसमें कोई आवाज़ नहीं है। तुम उसमें लोगों के दिलों को नहीं सुन सकते। रोहन हंसा, एक कड़वी हंसी। लोगों के दिलों पर कौन विश्वास करेगा, कौन समझेगा? फिर वह प्रिया की ओर मुड़ा और जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो, लेकिन तुम मेरे पिता के अलावा किसी को भी चुन सकती थी। प्रिया चौंक गई। उसके आंसू बहने लगे, डांट की वजह से नहीं, बल्कि उस दर्द की वजह से कि उस पर एक ऐसा आरोप लगाया गया था जब उसने कभी कोई सीमा पार नहीं की थी। उसने बस एक ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यार किया था जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। उस रात रोहन ने अपना सामान पैक किया और चला गया। उसने नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है और न ही यह कि वह कब वापस आएगा। घर खामोशी में डूब गया। बस खपरैल की छत पर बारिश की आवाज़ थी, एक और बारिश। प्रिया अपने कमरे में सिकुड़ कर लेटी थी। उसे लगा जैसे वह दोषी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गलती कहाँ है। क्या यह गलत था कि उसे अपने ससुर में गर्मजोशी मिली, या ये गलत था कि वह एक अनुभवी और दयालु व्यक्ति से प्रभावित हुई थी? अगली सुबह श्री शर्मा ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उनके हाथ में एक छोटा कागज़ का थैला था। ये वह सामान है जो उसकी माँ ने छोड़ा था। मरने से पहले उसने कहा था, अगर कोई लड़की मुझे फिर से परिवार का एहसास कराए तो ये उसे दे देना। प्रिया ने थैला खोला। अंदर एक पुराना चांदी का कंगन था, एक छोटा हाथ से लिखा खत और एक तिरछी लिखावट में एक पंक्ति, अगर मैं न रहूं तो अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी से जीना, सही गलत के चक्कर में प्यार करने का मौका मत खोना।
प्रिया ने खत को कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। पहली बार उसे समझ में आया कि कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, बस उनका सच्चा होना ही काफ़ी होता है। रोहन के जाने के 3 दिन बीत चुके थे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। श्री शर्मा और भी कम बोलने लगे थे। प्रिया अपने कमरे का काम के बाधा कमरे 5 ठोड़ से में सिमट गई थी। लगभग कुछ नहीं खा पी रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह काफ़ी दुबली हो गई थी। उस सुबह दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया रसोई में थी जब उसने सुना कि गेट खोलने के बाद श्री शर्मा बहुत देर तक चुप रहे। फिर एक महिला की हल्की लेकिन तीखी आवाज़ आई। बहुत समय हो गया है ना? प्रिया बाहर आई और स्तब्ध रह गई। लगभग 60 साल की एक महिला जिसके बाल गौन गांग बंधे हुए थे, गहरे रंग की मखमली साड़ी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा तीखा था और हर रेखा रोहन से मिलती जुलती थी। वह रोहन की सगी माँ श्रीमती सुनीता वर्मा थीं। वह महिला जो लगभग 20 साल पहले श्री शर्मा से तलाक ले चुकी थी और दिल्ली में रहती थी। वह बहुत कम ही वापस आती थी। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। श्रीमती वर्मा ने प्रिया को सिर से पांव तक देखा। उनकी आंखें गहरे कुएं के पानी की तरह शांत थीं। फिर उन्होंने एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस घर की बहू हमारी कल्पना से ज्यादा सुंदर है। श्री शर्मा ने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया। वे लकड़ी की चाय की मेज पर बैठ गए। प्रिया भी बैठी, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। कुछ ठंडी औपचारिकताओं के बाद श्रीमती वर्मा ने सीधे पूछा, तुम्हारे और मेरे पति नहीं, तुम्हारे ससुर के बीच की बात सच है या झूठ? प्रिया स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधे पूछेंगी। श्री शर्मा ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सुनीता, तुम हद पार कर रही हो। श्रीमती वर्मा फीकी सी हंसी। मैं बस स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि रोहन ने मुझे आधी रात को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ एक पागल आदमी की तरह थी। उसने पूछा, माँ, अगर मेरी पत्नी मेरे पिता से प्यार करती है तो मैं गलत हूँ या मेरी पत्नी? तुम बताओ, मैं चुप कैसे रह सकती थी? वह वाक्य एक चाकू की तरह प्रिया के दिल में घूम गया। श्रीमती वर्मा उसकी ओर मुड़ीं। उनकी आंखें अब ठंडी नहीं थीं, बल्कि गहरी हो गई थीं। क्या तुम जानती हो कि मैंने यह घर क्यों छोड़ा था? प्रिया ने सिर हिलाया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, क्योंकि मुझे भी कभी प्यार मिलना बंद हो गया था। उनकी कहानी ने माहौल को जमा दिया। उन्होंने बताया कि पहले श्री शर्मा एक शांत लेकिन रूखे आदमी थे। उन्होंने एक गले लगने का, एक हालचाल पूछने का इंतजार किया, लेकिन बदले में खामोशी मिली। फिर वह एक दूसरे ज़्यादा गर्मजोशी और कोमल आदमी की बाहों में चली गईं और फिर तलाक लेकर चली गईं। लेकिन उन्होंने मुझे दोष नहीं दिया, बल्कि तब से अकेलेपन में ही जीते रहे। सुनीता ने श्री शर्मा की ओर देखा। तुम किसी से चुपचाप प्यार करने में गलत नहीं हो। तुम सिर्फ सच के साथ जीने की हिम्मत न करने में गलत हो। फिर वह प्रिया की ओर मुड़ी। पहली बार उनकी आंखों में सहानुभूति की चमक थी। और अगर तुम सच्ची हो तो भागो मत, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जरा भी ज़मीर है तो तुम्हें रुकने की जगह पता होनी चाहिए। उस मुलाकात के बाद प्रिया को लगा जैसे वह अभी अभी एक मानसिक तूफान से गुजरी है। वह अपने कमरे में गई, दराज खोली और श्रीमती मीरा का हाथ से लिखा खत निकाला। पहली बार उसे समझ में आया कि उस महिला ने क्या अनुभव किया था और उसने खुद को माफ कर दिया। वह जानती थी कि चाहे दिल कितना भी धड़के, चाहे प्यार कितना भी सच्चा हो, कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पार किया तो वह प्यार नहीं बल्कि विनाश होगा। मेरठ में सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी।
उस दिन की तरह तेज नहीं, बल्कि चुपचाप और लगातार, जैसे किसी के दिल में अनकहा दुख। प्रिया सूरज निकलने से पहले ही उठ गई। उसने अपना सामान पैक किया, बस कुछ कपड़े, कुछ किताबें और एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर। वह तस्वीर उस पहली होली की थी जब वह बहू बनकर आई थी। उसने सब कुछ एक छोटे से बैग में पैक कर लिया, उतना ही हल्का जितना कि वह फैसला जो उसने पूरे हफ्ते अपने दिल में रखा था। उसने एक खत छोड़ा, किसी को नहीं पता कि उसने अंदर क्या लिखा था। उस घर से निकलते समय प्रिया रोई नहीं, वह बस घर के पीछे लौकी की बेल के सामने बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही। वह जगह जो कभी एक गहरे लेकिन अनकहे प्यार का प्रतीक थी। फिर वह मुड़ी, आंगन की हर ईंट पर धीरे धीरे कदम रखती हुई, अपने दिल की उलझनों को भी पार करती हुई। 1 घंटे बाद श्री शर्मा को खाने की मेज पर वह खत मिला। उसने उसे चाय के बर्तन के ठीक बगल में रखा था, जैसे वह चाहती थी कि वह उसे जरूर देखें। खत खोलते समय उनके हाथ कांप रहे थे। पिताजी, मैं आपको आखिरी बार पूरी तरह से ऐसे बुला रही हूं, क्योंकि जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है, आपने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैं जानती हूं कि हमारे बीच का रिश्ता हालांकि कभी सीमा पार नहीं किया, लेकिन उन चीज़ों को छू गया जो नहीं होनी चाहिए थी। शायद अगर मैं आपसे पहले किसी और परिस्थिति में मिली होती तो हमें बचना नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी किसी को दोबारा चुनने का मौका नहीं देती। मैं रोहन की पत्नी हूँ, भले ही अब उस शादी का कोई आकार नहीं है, लेकिन मैं अभी भी आपकी बहू हूँ। क्या आप जानते हैं, कुछ रातें मैं एक अनुचित सपने के कारण चौंक कर उठ जाती थी और सुबह मैं खुद को दोषी ठहराती थी कि मैंने अपने दिल को अपनी सीमाओं से आगे जाने दिया। मैं इसीलिए नहीं जा रही हूं कि मुझे दुनिया की बातों का डर है, बल्कि इसलिए कि मुझे डर है कि अगर मैं रुकी तो मैं अपने दिल में सबसे सही चीज़ को नहीं बचा पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि बाद में आप मुझसे नाराज़ होंगे या नहीं, लेकिन याद रखना कि मैं आपकी आभारी थी, एक अकेली महिला की पूरी ईमानदारी से आपका सम्मान करती थी। अगर अगला जन्म होता है तो कृपया हमें जल्दी और सही समय पर मिलने देना। अलविदा पिताजी, एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझे कभी सही मायने में प्यार महसूस कराया। प्रिया। खत श्री शर्मा के हाथ से गिरकर ठंडे फर्श पर पड़ा रहा। वह चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ अपनी बाईं छाती पर रखा, जहां उनका दिल हर धड़कन के साथ ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी ने उसे निचोड़ दिया हो। वह बरामदे में गए, बारिश अभी भी हो रही थी। घर के पीछे लौकी के पौधे पर सफेद फूल खिले थे, पतली पंखुड़ियां हवा में झूल रही थीं। बाड़ के पास प्रिया की छाया नहीं थी। सुबह उसकी धीमी आवाज नहीं थी जो पूछती कि वह क्या खाएंगे। घर फिर से खामोशी में लौट आया था, लेकिन इस बार यह एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई नहीं भर सकता था। उस रात रोहन ने फोन किया। श्री शर्मा ने फोन उठाया। उनकी आवाज़ खुरदरी थी। क्या तुम घर आ रहे हो रोहन? थोड़ी देर चुप रहा और फिर जवाब दिया, नहीं, बस पूछना चाहता था कि क्या वह अभी भी वहां है। उन्होंने बरामदे की ओर देखा, जहां काला छाता अभी भी उसी जगह लटका हुआ था। नहीं, लेकिन तुम्हें वापस क्यों आना चाहिए ये जानने के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि हमने उन्हें कभी सच में समझा ही नहीं। रोहन ने और कुछ नहीं कहा। फोन कट गया। घर फिर से खामोशी में डूब गया। जिस घर को वह कभी अपना घर कहती थी, उसे छोड़ने के लगभग 1 महीने बाद प्रिया ने मेरठ शहर के एक व्यस्त इलाके शास्त्री नगर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कमरा 20 वर्ग मीटर से भी कम था, लेकिन शांत और पर्याप्त रोशनी वाला था, जिसकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। हर सुबह प्रिया 5 बजे उठती, साधारण खाना बनाती
और फिर साइकिल से एक छोटे से कैफे में काम करने जाती जहां उसे पार्ट टाइम सर्वर की नौकरी मिली थी। मालिक एक 40 साल से ज्यादा उम्र की दयालु और अच्छी महिला थी। उसने प्रिया के अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस कहा, अगर कर सकती हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, बस ईमानदारी से जियो। प्रिया इसके लिए आभारी थी। कई महीनों के बाद पहली बार उसे लगा कि वह खुद है, बिना किसी की नज़र के, बिना किसी भूमिका पद या वर्जित भावनाओं के बंधन के। एक सप्ताहांत की शाम जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, प्रिया काउंटर साफ कर रही थी जब एक आदमी कैफे में आया। उसने एक ग्रे शर्ट और चश्मा पहना हुआ था और उसका अंदाज़ा थोड़ा बेपरवाह था। न जाने क्यों जैसे ही उसने प्रिया को देखा वह बहुत देर तक रुका रहा। प्रिया ने उसमें काम करता बारी शर्ट प्रिया काउंटर पहने का ताक थी, नज़र को पहचान लिया। एक ऐसे व्यक्ति की नज़र जो उसे जानता था, लेकिन वह रोहन नहीं था और न ही उसके पूर्व ससुराल वालों में से कोई था। वह सबसे अंदर के कोने में बैठ गया और एक बिना चीनी की ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। जब प्रिया कॉफ़ी लेकर आई तो उसने अचानक कहा, क्या आप मुझे अभी भी याद करती हैं? मैं विक्रम हूँ, रोहन के साथ उसी बैच में पढ़ता था। प्रिया थोड़ी हैरान हुई। उसे धुंधला सा याद आया कि उस साल शादी में रोहन का एक करीबी दोस्त मुंबई से आया था। एक साथ तस्वीर खिंचवाई और फिर तुरंत चला गया। वह विक्रम ही था। प्रिया फीकी सी मुस्कुराई, माफ़ कीजिए, बहुत समय हो गया। विक्रम ने कोई शिकायत नहीं की, बस धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मुझे आपकी कहानी पता है, किसी ने बताई नहीं। मैंने गलती से एक निजी फोरम पर एक पोस्ट देखी जिसमें किसी ने मेरठ में एक बहू और ससुर के बारे में लिखा था, लेकिन नाम नहीं बताया था। प्रिया चौंक गई। उसे नहीं पता था कि उसकी कहानी इतनी फैल गई है। विक्रम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी दया के, बल्कि सम्मान के साथ। मैं यहाँ फैसला सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको एक प्रस्ताव देने आया हूँ। एक मौका विक्रम ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और उसे प्रिया की ओर बढ़ाया। मैं चंडीगढ़ में एक मार्केटिंग शाखा खोल रहा हूँ और मुझे आंतरिक संचार के लिए किसी की ज़रूरत है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप लिखने में बहुत अच्छी थीं और आपकी समझ भी अच्छी थी। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकती हैं। प्रिया उलझन में थी। उसने फाइल को देखा और फिर विक्रम को। मैं ही क्यों? वह मुस्कुराया। क्योंकि मैं आपको पसंद करता था। उस साल शादी में मुझे पता था कि मैं देर से आया हूँ, लेकिन अब मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। उस वाक्य ने प्रिया को निशब्द कर दिया। उस रात वह सोई नहीं। उसने किराए के कमरे की छत को देखा जहां कभी बारिश का पानी टपकता था, जहां उसने कितनी ही गहरी सांसें ली थीं। एक पुराने व्यक्ति से एक नया मौका, क्या वह इसके लायक थी? क्या उसका दिल इतना ठीक हो गया था कि वह एक नई शुरुआत को स्वीकार कर सके? प्रिया जानती थी कि इस बार का फैसला उसके बाकी जीवन की दिशा तय करेगा। विक्रम से नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करने के 2 महीने बाद प्रिया पूरी तरह से चंडीगढ़ चली गई। उसने कंपनी के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और एक नई जिंदगी की लय में ढलने लगी, जहां कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और कोई यह भी नहीं जानता था कि वह कभी एक ऐसी बहू थी जिसने हंगामे के बीच अपना परिवार छोड़ दिया था। आंतरिक संचार का काम उसे दिन भर व्यस्त रखता था, लेकिन इसी वजह से प्रिया को लगा कि वह कम सोचती है और अतीत के बारे में कम पछताती है। उसने वर्तमान इसके लिए जीना सीखा और धीरे धीरे उस अंधेरी छाया से बाहर निकली जिससे उसे कभी लगा था कि वह कभी नहीं निकल पाएगी। विक्रम ने अपने वादे के अनुसार उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वह एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार करता था, जरूरत के समय मौजूद रहता था, लेकिन हमेशा एक उचित दूरी बनाए रखता था ताकि प्रिया को दबाव महसूस न हो।
इसी बात ने उसे विक्रम के प्रति एक शांत, बिना किसी हड़बड़ी के लेकिन गर्मजोशी भरा स्नेह महसूस कराया। फिर एक शुक्रवार की शाम जब वह अपना काम खत्म करने की तैयारी कर रही थी, प्रिया को रिसेप्शन से एक संदेश मिला। एक ग्राहक संचार विभाग से मिलना चाहता है और कह रहा है कि वह एक पुराना परिचित है। प्रिया थोड़ी हैरान हुई। वह काउंटर पर गई और स्तब्ध रह गई। उसके सामने खड़ा व्यक्ति रोहन था। वह पहले से दुबला हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तीखी थीं। उसकी सफेद शर्ट थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। कॉलर का एक बटन खुला था जिससे उसकी धूप से झुलसी त्वचा दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी दूर से आया है और आराम नहीं किया है। पहले कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। माहौल जैसे रुक गया था। फिर रोहन ने चुप्पी तोड़ी। मैं चंडीगढ़ में काम से आया था और गलती से पार्टनर की कर्मचारी सूची में तुम्हारा नाम देख लिया, तो देखने आया कि क्या यह सच है। उसकी आवाज़ पहले की तरह ठंडी नहीं थी और न ही भारी थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो अभी अभी खोई हुई किसी चीज़ पर पछता रहा हो। प्रिया ने होंठ भेंचकर सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखें झुक गईं। मैं पुरानी बातें दोहराने नहीं आया हूँ, बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम खुश हो। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह खुद भी अभी तक खुशी को परिभाषित नहीं कर पाई थी। इस समय वह ज़्यादा शांत थी, लेकिन क्या यह खुशी थी? रोहन ने आगे कहा, मैं गलत था प्रिया। मैंने तुम्हें दोषी ठहराया बिना तुम्हें समझे। मैंने पापा को दोषी ठहराया बिना यह पूछे कि माँ के जाने के बाद वह कैसे जिए। मैं बस अपनी इज्जत बचाने में लगा रहा और उस महिला को नहीं बचा पाया जो मेरे सबसे कमज़ोर समय में मेरे साथ थी। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसका दिल कांप उठा। प्यार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आखिरकार किसी ने सच को समझ लिया था। भले ही देर से रोहन ने अचानक पूछा, क्या तुम विक्रम से प्यार करती हो? इस अचानक सवाल ने प्रिया को चुप करा दिया। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं अब उस जगह से नहीं हूं जहां तुम हो। रोहन उदासी से मुस्कुराया। मैं समझता हूं, धन्यवाद। कम से कम अपने दिल के साथ ईमानदार रहने के लिए। मैं यह कभी नहीं कर पाया। रोहन उसके बाद बिना किसी लगाव के, बिना किसी जिद के चला गया। लेकिन प्रिया जानती थी कि उस विदाई के पल में कुछ साफ हो गया था। इतना हल्का जैसे सारी शिकायतें, सारी गलतफहमियां और सारी गलतियां अब चिपकी नहीं थीं। उस रात प्रिया अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ी होकर चंडीगढ़ शहर को रोशनी में नहाते हुए देख रही थी। उसे अपना दिल अजीब तरह से हल्का महसूस हुआ। इसीलिए नहीं कि रोहन ने उसे माफ़ कर दिया था, बल्कि इसीलिए कि उसने खुद को माफ़ कर दिया था। रोहन से दोबारा मिलने के बाद प्रिया ने सोचा कि सब कुछ शांत हो जाएगा। वह चंडीगढ़ की जीवन शैली की आदी होने लगी थी। सुबह काम पर जाती, शाम को योग करती और सप्ताहांत पर एक झील के किनारे कैफ़े में किताबें पढ़ती। उसकी ज़िंदगी इतने उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार वैसी हो गई थी जैसा लोग कहते हैं। इतनी शांत कि अच्छी नींद आए और इतनी अकेली कि खुद को बड़ा कर सके। विक्रम अभी भी चुपचाप और धैर्यपूर्वक उसके साथ था। हालांकि कभी कभी उसकी आंखें उसे ऐसे देखती थीं जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। कोई दबाव नहीं डाला और अतीत में दखल नहीं दिया। जब तक कि एक दिन वह सामान्य से पहले कंपनी में आया। उसके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था, प्रिया के लिए, मेरे बेटे की बहू। लिखावट श्री शर्मा की थी। प्रिया लिफाफे को घूरती रही। उसका दिल अचानक कांप उठा और उसका हाथ
ठंडे कागज को छूते ही ठंडा हो गया। विक्रम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैं पहले चलता हूं, तुम पढ़ लो। खत में श्री शर्मा ने लिखा था, प्रिया, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कभी तुम्हें खत लिखना पड़ेगा, लेकिन अब यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं वह सब कह सकता हूं जो मैंने इतने समय तक छिपाए रखा है। जिस दिन से तुम गई हो, यह घर बेजान हो गया है। बगीचे में लौकी के पौधे पर फल लगे हैं, लेकिन कोई तोड़ने वाला नहीं है। वह छाता जो तुमने लटकाया था अभी भी वहीं है। मैं उसे हटाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने उसे हटा दिया तो यहाँ तुम्हारी कोई निशानी नहीं बचेगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जाना सही था, एक बहू के रूप में सही, एक स्वाभिमानी महिला के रूप में सही, लेकिन एक आदमी के रूप में मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं गलत था क्योंकि मैं दूरी नहीं बना सका, और मैं गलत था क्योंकि जब मैंने तुम्हारी आंखों को मुझे देखते हुए देखा तो मेरा दिल कांप उठा। भले ही मैं जानता था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रिया, मैंने कभी पछतावा नहीं किया, क्योंकि केवल तुम्हारे साथ बिताए दिनों में ही मैंने खुद को एक सच्चा पिता, एक भावनाओं वाला आदमी महसूस किया, न कि पश्चाताप में जीने वाला कोई व्यक्ति। तुमने एक बार सच के साथ जिया था, और अब अगर तुम कर सकती हो तो एक बार और सच के साथ जियो, लेकिन इस बार अपनी खुशी के लिए। मैंने सुना है कि तुम चंडीगढ़ में हो। अगर तुमने कभी सोचा था कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति सहारा देने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है, तो अब विक्रम वह व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हें बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। प्यार करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल अब और दर्द में नहीं है, और अगर एक दिन तुम माफ़ कर सको, तो मैं अभी भी यहाँ उसी पुराने लौकी के पौधे के नीचे उस छाते के साथ हूँ जिसे तुम भूल गई थी। तुम्हारा पिताजी। प्रिया ने खत को अपनी छाती से लगा लिया। पहली बार वह रोई दर्द की वजह से नहीं, बल्कि समझे जाने की वजह से। वह बालकनी के कोने में बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। शहर धीरे धीरे रोशनी में नहा रहा था। नीचे सड़क पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन उसके दिल में कुछ स्पष्ट हो गया था। अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे हमेशा के लिए कैद भी नहीं करना चाहिए। उस रात विक्रम ने संदेश भेजा, मैं तुम्हें एक बार अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। मेरठ नहीं, बल्कि मेरा गांव पंचकुला में है। एक बात है जो मैंने 15 साल से अपने दिल में रखी है। मुझे लगता है कि अब उसे कहने का समय आ गया है। प्रिया ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसने जवाब दिया, तो चलो चलते हैं। अगली सुबह 7 बजे, जब सूरज अभी अभी निकला था, विक्रम अपार्टमेंट के गेट के सामने इंतज़ार कर रहा था। उसकी पिकअप ट्रक पुरानी लग रही थी, लेकिन साफ़ सुथरी थी। प्रिया यात्री सीट पर बैठी और उसे कॉफ़ी की गहरी, अजीब लेकिन सुखद खुशबू महसूस हुई। पंचकुला के रास्ते में दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की। चंडीगढ़ का एक उपनगरीय इलाका जिसे विक्रम ने अपनी माँ का गांव बताया था। गांव की सड़कें संकरी थीं। दोनों तरफ पीले धान के खेत थे और दूर से मुर्गों की बांग और मोटरसाइकिलों की आवाज़ आ रही थी, जिससे एक अजीब शांति का एहसास हो रहा था। गाड़ी एक पुरानी 3 कमरों वाली खपरेल की घर के सामने रुकी, जिसका गेट नीचा था और आंगन लाल ईंटों का था। एक सफ़ेद बालों वाली छोटी कद की बूढ़ी महिला सब्जियां बीन रही थी। विक्रम को देखकर वह उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। अरे विक्रम, तुम बिना बताए आ गए। ये कौन है? विक्रम मुस्कुराया और प्रिया की ओर मुड़ा। ये प्रिया है जिसका मैं 15 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। दोपहर का खाना सादा लेकिन गर्मजोशी भरा था। खाने के बाद विक्रम प्रिया को घर के पीछे ले गया, जहाँ एक छोटा कमरा था जो किताबों, पत्रिकाओं और कुछ अधूरी पेंटिंग्स से भरा था। उसने एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर की ओर इशारा किया।
यह कॉलेज के दिनों की एक क्लास की तस्वीर थी। तस्वीर में लंबे बालों और चमकीली आंखों वाली एक लड़की जो प्रिया ही थी, रोहन के बगल में खड़ी थी और विक्रम पीछे की ओर खड़ा था। उसकी आंखें उसकी ओर थीं। उस समय से मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन रोहन ज्यादा तेज था। मैं जानता था कि मैं उसके बराबर नहीं हूं, ना दिखने में, ना ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में। इसीलिए मैं चुप रहा। बस वे खत रखे जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे थे, लेकिन कभी भेजे नहीं। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसने मेज के कोने में रखी किताबों के ढेर को देखा। विक्रम ने पीले पड़ चुके कागजों का एक बंडल निकाला। हर पन्ने पर बड़े ध्यान से लिखा गया था, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे एक अच्छा इंसान बनने और सिर्फ तुम्हारे साथ चलने के लायक बनने के लिए और ज्यादा करने के लिए प्रेरित किया। मैं तुम्हें रोहन से प्यार करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर एक दिन तुम्हारे पास कोई नहीं होगा तो मैं तुम्हारे पीछे आने वाला व्यक्ति होऊंगा और कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रिया निशब्द हो गई। उसे नहीं पता था कि क्या कहे। इतने सालों से उसने सोचा था कि उसका दिल पत्थर हो गया है, लेकिन अब उसे एक पुराने और नए एहसास से दर्द हो रहा था। विक्रम ने उसे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने बस उसे शांति से देखा। मुझे आज तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम अकेली नहीं हो, और अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो मैं अभी भी वहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जैसा कि मैं हमेशा से करता आया हूं। उसका मरा तुम्हारा करने की माकरा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दोपहर वे घर के पीछे तालाब के किनारे गए। प्रिया पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर पानी से खेल रही थी। ठंडी हवा, साफ आसमान और पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियां। प्रिया ने धीरे से कहा, तुम देर से आने वाले व्यक्ति थे। विक्रम मुड़ा। उसकी आंखों में धैर्य था, लेकिन कभी कभी देर से आना ही सही समय पर आना होता है। उस रात चंडीगढ़ लौटते समय प्रिया ने अपना सिर खिड़की के शीशे से टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इतने तूफानों के बाद पहली बार उसके दिल में एक स्पष्ट बात गूंज रही थी। कुछ प्यार शोरगुल वाले नहीं होते, लेकिन इतने लंबे समय तक रहते हैं कि वे फीके नहीं पड़ते। कुछ लोग देर से आते हैं, लेकिन वे अंत तक रहने वाले होते हैं। शनिवार की दोपहर मेरठ में हवा शांत थी और सूरज की किरणें पुरानी खपरैल की छतों को सुनहरा कर रही थीं। प्रिया गांव वापस आई। आधे साल से ज्यादा समय के बाद बिना बताए, किसी को बताए बिना, वह चुपचाप अपनी पूर्व सास से मिलने आई थी। वह व्यक्ति जिसका सामना करने की हिम्मत प्रिया को बहुत समय तक महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंची, सबसे ज्यादा हैरानी उसे उनकी आंखों से नहीं बल्कि विक्रम को श्री शर्मा के साथ घर के आंगन में बैठे देखकर हुई। दो आदमी धूप से लाल ईंटों के आंगन के बीच एक दूसरे के सामने बैठे थे, एक ऐसी खामोशी के बीच जैसे हर शब्द को अतीत की भावनाओं से तौला जा रहा हो। प्रिया पास आई और कुछ कहने ही वाली थी कि श्री शर्मा मुड़े। उनकी आवाज गहरी लेकिन ठंडी नहीं थी। तुम आ गई। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि अब उन्हें क्या कहे। हर संबोधन अजीब लग रहा था। विक्रम उठा और प्रिया को बैठने का इशारा किया। उसने श्री शर्मा को देखा। मैं यहाँ कुछ छीनने नहीं आया हूँ, बस दो ऐसे आदमियों की तरह बात करना चाहता हूँ जिन्होंने कभी एक ही महिला से प्यार किया है। श्री शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं जैसे उन्हें कुछ दिलचस्प लगा हो। उन्होंने चाय डाली और धीरे धीरे कहा, प्रिया मेरी बहू है, या कम से कम थी। मैं जानता हूँ। विक्रम ने टालमटोल नहीं किया, लेकिन अब वह एक स्वतंत्र महिला है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। किसी की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि साथ चलने के लिए। माहौल फिर से खामोशी में डूब गया। थोड़ी देर
बाद श्री शर्मा ने प्रिया की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पहले की तरह उलझन नहीं थी, बल्कि एक शांत पिता जैसी नजर थी। अब वह कमजोर दिल वाले आदमी नहीं थे। प्रिया, उन्होंने पूछा, क्या तुम विक्रम के साथ सच्ची हो? प्रिया रुक गई। फिर उसने दोनों को देखा। एक व्यक्ति जिसने उसे सबसे अकेलेपन के सालों में सुरक्षा का एहसास कराया था। एक व्यक्ति जो चुपचाप उसके साथ उसकी पूरी जवानी में चला था, भले ही उसने कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा था। मैं कभी भ्रमित थी, लेकिन अब मैं जानती हूं कि मैं क्या सही चुन रही हूं। विक्रम मुझे शांति का एहसास कराता है, अस्थिरता का नहीं, संघर्ष का नहीं, और छिपने की जरूरत नहीं। श्री शर्मा ने कुछ नहीं कहा। वह उठे और धीरे धीरे बगीचे के पीछे लौकी के पौधे की ओर बढ़े, जहां प्रिया ने कभी अपना भूला हुआ छाता लटकाया था। वह मुड़े, उनकी आवाज गहरी लेकिन हल्की थी। मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूं और माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हें कभी दुख दिया। उस दोपहर कोई आंसू नहीं थे, कोई झगड़ा नहीं था। बस 3 लोग थे जो एक रिश्ते के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक साथ सामना कर रहे थे और एक साथ छोड़ रहे थे। विक्रम ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाला। पहली बार उसने अपना हाथ नहीं खींचा। चंडीगढ़ लौटते समय प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे यादों को बदलने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त धैर्यवान हो। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बिल्कुल सही। प्रिया पहले से कहीं ज्यादा हल्के मन से चंडीगढ़ लौटी। श्री शर्मा से मुलाकात के बाद उसके दिल की सारी गांठें धीरे धीरे खुल गईं। वह ज्यादा मुस्कुराने लगी और यहाँ तक कि खुद ही विक्रम को फिल्म देखने के लिए बुलाने लगी। एक ऐसा काम जो उसे कभी लगा था कि वह करने के लिए पर्याप्त लापरवाह नहीं है। सब कुछ पटरी पर आता दिख रहा था। जब उस शुक्रवार की दोपहर, जब वह लक्कड़ बाजार रोड पर अपने पसंदीदा कैफे में बैठी थी, एक महिला उसकी मेज पर आई। वह लगभग 35 साल की थी। उसके बाल हल्के घुंघराले थे, होंठों पर लाल लिपस्टिक थी, एक ब्रांडेड कोट पहने हुए थी और इत्र की तेज खुशबू आ रही थी। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं, लेकिन उसकी आवाज़ शहद जैसी मीठी थी। मैं स्नेहा हूँ, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? प्रिया। इससे पहले कि प्रिया कुछ कहती, वह खुद ही बैठ गई और अपने हैंडबैग से तस्वीरों का एक बंडल निकाला। मैं विक्रम की होने वाली पत्नी हूँ। इस वाक्य ने प्रिया को स्तब्ध कर दिया। हर तस्वीर मेज पर रखी गई। यह विक्रम और इस लड़की की एक पारिवारिक पार्टी की तस्वीर थी। ये दोनों की दार्जिलिंग यात्रा की तस्वीर थी। ये स्नेहा की अनामिका उंगली पर एक हीरे की अंगूठी की तस्वीर थी जिसे विक्रम पहना रहा था। मुझे तुम्हारे विश्वास की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की जरूरत है कि जिस आदमी पर तुम उम्मीद कर रही हो वह वास्तव में वह व्यक्ति है जिसने कभी घुटनों पर बैठकर मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन वह रोई नहीं, वह बस अंदर से ठंडी हो गई। मैं तुमसे ईर्ष्या करने नहीं आई हूं। मैं ये जानना चाहती हूं कि जो आदमी मुझसे प्यार कर रहा था वह अचानक बिना किसी कारण के, बिना किसी विदाई के क्यों पीछे हट गया। और फिर मैंने सुना कि वह एक ऐसी लड़की के साथ रह रहा है जो कभी उसके सबसे अच्छे दोस्त की बहू थी। प्रिया फीकी सी हंसी हंसी। तुम अपना प्रेमी वापस लेने आई हो या मुझे अपमानित करने आई हो? स्नेहा ने थोड़ी हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। फिर उसने आखिरी खत निकाला। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी स्वाभिमान है तो तुम्हें यह पढ़ना चाहिए। उस रात प्रिया सोई नहीं। वह बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में स्नेहा का छोड़ा हुआ खत था। खत में स्नेहा ने अपने और विक्रम के बीच 10 साल के रिश्ते के बारे में लिखा था, जो कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। वे अलग हुए,
और फिर वापस आ गए। वादे किए और फिर धोखा दिया। उसने कभी कहा था कि मैं ही एकमात्र हूं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद वह चुप हो गया। कोई संदेश नहीं, कोई फोन नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये समझने आई हूं कि तुम जैसी कोई जो कभी उसके सबसे अच्छे दोस्त की बहू थी, उसे इतना कैसे बदल सकती है। प्रिया ने खत बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। बस इतना पता था कि उसका दिल अब और कोई झटका नहीं सह सकता। अगली सुबह प्रिया गायब हो गई। वह कंपनी नहीं आई, फोन का जवाब नहीं दिया और विक्रम के लिए कोई संदेश नहीं छोड़ा। उसने बस एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके कमरे के दरवाजे के नीचे खिसका दिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकती जो अतीत का कर्जदार हो। विक्रम ने प्रिया के छोड़े हुए छोटे कागज को बार बार पढ़ा। लिखावट गीली और धुंधली थी। बस एक वाक्य था, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकती जो अतीत का कर्जदार हो। उसका दिल दुख से भर गया। वह लड़की जिसका उसने लगभग आधी जिंदगी इंतजार किया था, आखिरकार उस पल में गायब हो गई जब उसे लगा कि वह उसका हाथ हमेशा के लिए पकड़ सकता है। विक्रम ने प्रिया के सभी दोस्तों को फोन किया, यहां तक कि मेरठ में उसकी पूर्व सास को भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। संदेशों का कोई जवाब नहीं, फोन कॉल कट जाते। प्रिया का किराए का अपार्टमेंट रोशन था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। प्रिया का फोन भी लोकेशन नहीं बता रहा था। वो पागल हो रहा था। उस दोपहर हल्की बारिश में विक्रम ने सभी कैफे, बस स्टेशनों की तलाशी ली और यहां तक कि डोईवाला के समुद्र तट के उस हिस्से तक भी गया जहां वे कभी एक साथ लहरें देखते थे। कुछ नहीं, किसी ने उसे नहीं देखा जब तक कि वह लक्कड़ बाजार में रुका। चाकू, गाड़ियों और मछली की बदबू और पसीने के बीच विक्रम अचानक रुक गया। सब्जियों की दुकान के पास खड़ी टोपी और मास्क पहने लड़की प्रिया थी। वह उसकी ओर दौड़ा। वह मुड़ी। उसकी आंखें हैरान और फिर एक ऐसे बच्चे की तरह घबराई हुई थीं जिसे कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हो। मैं बस कुछ दिनों के लिए जाने वाली थी। नहीं प्रिया, तुम मुझसे भाग रही हो। विक्रम की आवाज़ खुरदरी थी। प्रिया ने सिर झुका लिया और अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। उसने इनकार नहीं किया, लेकिन उसे पछतावा भी नहीं था। मैं एक ऐसे रिश्ते में तीसरा व्यक्ति नहीं बनना चाहती जिसके बारे में मुझे शुरू से ही पता नहीं था। तुम तीसरा व्यक्ति नहीं हो, विक्रम ने जोर से कहा। स्नेहा और मैं 4 महीने पहले अलग हो गए थे। वे तस्वीरें अतीत की हैं। तो तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सोचा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो तुम्हें सबूत की जरूरत नहीं होगी। प्रिया हंसी, एक कड़वी और थकी हुई हंसी। विश्वास अपने आप नहीं आता, खासकर मेरे जैसे किसी के लिए जो एक टूटे हुए रिश्ते से निकली हो। वह मुड़ी और चली गई, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद विक्रम ने उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ लिया जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो वह उसे फिर से खो देगा। मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैंने तुम्हें अपनी असुरक्षाओं का अकेले सामना करने दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें गायब नहीं होने दूंगा। वे बड़े बाजार के बीच में खड़े थे। आते जाते लोगों को कोई पता नहीं था। वे 2 लोग एक ऐसे टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसका सामना करने से वे दोनों डरते थे। हवा एक गहरी सांस की तरह धीरे से गुजरी। प्रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। इस बार अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम अंत तक चलने की हिम्मत करोगे? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं 15 साल तक अकेले चला हूं ताकि तुम वापस आ सको, इसलिए अगर इस बार हम साथ हैं तो मैं जिंदगी भर चलूंगा। मार्च में मेरठ में धूप एक माँ के अपनी बेटी को गले लगाने की तरह कोमल थी जो बहुत दिनों बाद घर आई हो। सेमल के फूल गांव के कोने में लाल रंग से खिल रहे थे। वे फूल नीले आसमान के बीच चुपचाप जलती आग की तरह थे। प्रिया और विक्रम उसी पुराने घर के आंगन में वापस आए जो कभी
तूफानों से बचने की जगह थी और अब एक सलीके से सजी हुई याद बन गई थी। पूर्व सास ने स्वागत किया, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। वह मुस्कान जिसने प्रिया की आंखों में आंसू ला दिए। इतने सालों में पहली बार उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उतना ही गर्म जितना उस दिन था जब वह नई बहू बनकर घर में आई थी। मैं जानती हूं कि तुम दोषी नहीं हो, तुम बस रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब तुम सही जगह पर वापस आ गई हो। उस दिन विक्रम प्रिया को अपने गांव ले गया, परिचय कराने के लिए नहीं और न ही दिखावा करने के लिए, बस दोनों को विक्रम की मां की कब्र के सामने एक साथ खड़ा करने के लिए। वह महिला जिसके बारे में उसने कहा था कि वह पहली महिला थी जिसने उसे प्यार के लिए धैर्य रखना सिखाया था। प्रिया ने चुपचाप सफेद गुलदाउदी का एक गुलदस्ता नीचे रखा, कुछ नहीं कहा। हवा ने उसके बालों को धीरे से उड़ाया। विक्रम उसके पीछे खड़ा था और उसे अपनी बाहों में भर लिया और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ काफी था। 1 महीने बाद उन्होंने एक साधारण शादी की, कोई धूमधाम नहीं, कोई पारंपरिक पोशाक नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई रंगीन मंच नहीं, बस पुराने सैमल के पेड़ के नीचे कुछ मेज कुर्सियां, कुछ गांव का खाना और कुछ सच्ची मुस्कानें। दोस्त ज्यादा नहीं थे, लेकिन हर कोई मुस्कुरा रहा था, एक भावुक मुस्कान। श्री शर्मा भी आए। वह दूर खड़े थे, एक सफेद शर्ट पहने, कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। विक्रम ने झुककर धन्यवाद दिया। प्रिया भी उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ा। एक ऐसी लड़की का हाथ पकड़ना जो कभी रास्ता भटक गई थी और अब जानती थी कि वह सही रास्ते पर चल रही है। उस रात जब मेहमान चले गए, प्रिया और विक्रम सैमल के पेड़ के नीचे एक साथ बैठे थे। पीछे रेडियो पर एक घर गाना बज रहा था जो उदास और गर्म दोनों लग रहा था। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम दोबारा शादी करोगी? विक्रम ने पूछा। उसकी आंखें पीली रोशनी में चमक रही थीं। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, मैंने कभी सोचा था कि मेरा दिल रोहन के साथ ही मर जाएगा। तो अब तुम्हें कैसा लगता है? मुझे लगता है कि यह मरा नहीं, ये बस सही व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में प्रिया अब वह बहू नहीं थी जो कभी छोटी रसोई में चुपके से रोती थी। वह एक मजबूत महिला थी जो प्यार करने, दर्द सहने और आगे बढ़ने की हिम्मत रखती थी। हर किसी की जिंदगी में खामोशी के दौर होते हैं। कुछ लोग उन्हें पार कर जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कौन वहां हमारा हाथ पकड़कर खड़ा रहता है और छोड़ता नहीं है। प्रिया की जिंदगी कई खामोश हिस्सों वाला एक संगीत थी। एक बहू जिसने मां बनने से पहले ही अपने पति को खो दिया था, जिसे संदेह की नजरों में जीना पड़ा था, जिसने एक ऐसी जगह पर प्यार की तलाश की थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह उसके सख्त और रूखे ससुर थे। लेकिन फिर प्रिया ने उस अंधेरे से बाहर निकलने का फैसला किया, बिना भागे, बिना दोष दिए। उसने अपनी भावनाओं के प्रति जिम्मेदारी से जीने का फैसला किया और खुद को उन वर्जित चीजों में कैद नहीं किया जो दुनिया ने उस पर थोपी थीं। उसने एक ऐसे व्यक्ति से प्यार किया जो आदर्श नहीं था, आकर्षक नहीं था, लेकिन सच्चा और दृढ़ था। और वह प्यार जो पहली नजर में नहीं बल्कि सैकड़ों बार वापस आने से हुआ था जब दूसरा व्यक्ति छोड़ने वाला था। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है कि जिंदगी में हर कोई जो गलती करता है वह अपराधी नहीं होता, और हर रिश्ता जो गलत शुरू होता है वह गलत खत्म नहीं होता। कुछ गलतियों को ठीक होने में समय लगता है। कुछ घावों के लिए बस एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो धैर्यपूर्वक हमारे दिल खोलने का इंतजार करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार हमेशा सही समय पर नहीं होता, लेकिन अगर वह
पर्याप्त सच्चा है तो वह हमेशा वापस आने का रास्ता खोज लेगा। प्रिया की कहानी कोई परी कथा नहीं है, लेकिन यह सच्ची है। ये हजारों अन्य सामान्य कहानियों की तरह है, जहां लोग ईमानदारी से प्यार करते हैं, ईमानदारी से गलती करते हैं और फिर ईमानदारी से सुधार करते हैं। हम सभी कभी न कभी सही और गलत के बीच खड़े होते हैं, लेकिन फैसला सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के हिसाब से सही रास्ता चुनने के लिए है। कमेंट करके बताइए आप हमें किस शहर या देश से देख रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और महफूज रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ शेयर करें। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी।